हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को थंबनेल दिखा होगा, जो 17वीं बीपीएससी है उसका मॉडल पेपर हम लेके आए हैं। तो इसमें कुल 150 क्वेश्चन तो हम लोग नहीं जा रहे डिस्कशन करने, बट हाँ, जो 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जिस क्वेश्चन में अक्सर डाउट होता है लोगों को। ठीक है, तो ये अलग अलग कोचिंगों का जो है कटिंग है, और वही क्वेश्चन चूज किया गया है जिस पे डॉट होता है। तो जो भी लोग 17वीं बीपीएससी दे रहे हैं इसको ज़रूर देख के जाइएगा। और ये पेपर कम्प्लीटली हिंदी में यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और जिनको भी अंग्रेजी मीडियम जो लोग हैं, अगर उनको ज़रूरत होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो फिर हम इसका इंग्लिश मीडियम भी लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए आज का सेशन। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, और हाँ, ये जो है कम्प्लीटली हम लोग एंशियंट इंडिया से देखेंगे क्वेश्चन, एंशियंट हिस्ट्री का बेसिकली। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो लोग आंसर जानते हैं, जब तक हम इसका एक एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो जो लोग जानते हैं आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का दौरा करने वाली चीनी यात्री वेंगसांग ने उस समय भारत की समान परिस्थितियों और संस्कृति को दर्ज किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये भी आपको ध्यान से देखना है कि स्टेटमेंट्स कथन जो चूज करना है वो सही चूज करना है या फिर गलत चूज करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं और आंसर कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, सड़कें और नदी मार्ग लूटपाट से पूरी तरह अछूत थे। तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है, जहाँ तक अपराधों के लिए सजा का सवाल है, किसी व्यक्ति के बेगुनाही या अपराध का निर्धारण करने के लिए आग, पानी और जहर की परीक्षाएं उपकरण थी। और तीसरा स्टेटमेंट है, व्यापारी को फेरी और बैरियर स्टेशन पर शुल्क देना पड़ता था। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चूज करें। तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए, थोड़ा सा इसका हम हिस्ट्री बता देते हैं कि वेंगसैंग जब भारत आए थे तो उस टाइम में देखा कि लकड़ी ईंट से मकान बने हुए थे। ठीक है, सड़कें भी प्रॉपर थी शहरों में, और जहाँ पर पुराने शहर नष्ट हो गए थे उसके स्थान पे नए शहर विकसित किए जा रहे थे। और इन्होंने जब आए थे तो एक यात्रा वृत्तांत लिखे थे, एक बुक लिखे थे। तो उसमें कहा था कि यहाँ पर जो है बुक में मेंशन किया गया है कि प्रयाग और कन्नौज, जो कि हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था कन्नौज, ये महत्वपूर्ण शहर थे जिनमें सभाएं होते इन्होंने देखी। और अगर हम लोग शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र की बात करें तो उस टाइम में नालंदा और वल्लभी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और इन्होंने कहा कि जो भारतीय लोग थे वो सूती और रेशम और ऊन से बने हुए वस्त्र पहनते थे, और शिक्षा, साहित्य और ललित कला के बहुत प्रेमी हुआ करते थे। ठीक है, उन्होंने सम्राट हर्ष, जो उनके सभा में जब गए थे, जब सम्राट हर्ष इनको इनवाइट किए थे, तो ये कन्नौज गए हुए थे। और वहाँ पर ये प्रयागराज में कुंभ मेला भी अटेंड किए थे, जिन वहाँ पर देखा कि सम्राट जो है गरीब लोग को दान भी दे रहे थे। तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की सम्राट को, और उन्होंने बताया कि फौजदारी कानून जो है हर्षवर्धन के टाइम में बहुत ही सख्त था, और अपराधियों को कारावास की भी सज़ा दी जाती थी, और अग्नि परीक्षा का भी वहाँ पे व्यवस्था था। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। वहाँ पे व्यक्ति के बेगुनाही या अपराध का निर्धारण करने के लिए आग, पानी और जहर की परीक्षा के उपकरण थे। तो दूसरा स्टेटमेंट सही था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट की बात करें तो ये गलत था, क्योंकि शहरें और नदी मार्ग पर लूटपाट होते थे, और ये वेंगसैंग खुद 2 बार लूटे गए थे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये तीसरा स्टेटमेंट का, व्यापारियों की फेरी और बैरियर स्टेशन पर शुल्क देना पड़ता था, बिल्कुल सही। लेकिन इस व्यापारी और फेरी वाले मामले में जो है वहाँ के जो किंग थे हर्षवर्धन, वो उदार नीति के थे। तो उस टाइम में फेरी और बैरियर स्टेशन पर शुल्क देना पड़ता था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम ही देना पड़ता था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, 2 और 3 बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन के टाइम में जो भारत में इसका कार्यकाल था या रहे थे, 630 से लेकर 645 एडी तक ये रहे थे। और यहाँ पे हम लोग बात करें तो इनके द्वारा एक किताब लिखा गया था, जो किताब का नाम है CU की। ठीक है, जो कि ये भारत आए थे तो यात्रा वृत्तांत इसमें लिखे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि बौद्ध परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, यहाँ पे गलत चूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट या पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रथम बौद्ध परिषद को बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता था या जाता है, क्योंकि यह निर्धारित करता है कि आज तक बौद्ध धर्म कैसे सिखाया जाता है। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्या है? द्वितीय बौद्ध परिषद का एजेंडा बौद्ध उपविभागों के बीच विभाजन को हल करना था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही था, सही है।
तीसरा स्टेटमेंट है मगध साम्राज्य की तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था पाटलिपुत्रा था, और इस टाइम में जो अध्यक्ष बनाए थे अशोक के टाइम में हुआ था बेसिकली ये, और अध्यक्ष जो बनाया गया था वो मंगोल पुत्र तिस्ता के अध्यक्षता में किया गया था। तो गलत कौन सा है? डी नंबर। इसमें क्या कहा जा रहा है, जागरवी वंश, निरंदाज भिदज और सुमंगल सामी छठी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। तो नहीं, ये छठी नहीं, ये 5वीं बौद्ध संगति का जो है अध्यक्षता की थी। तो डी नंबर जो है इसका गलत है, 2 नंबर पे हम लोग जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगीर में, ठीक है, और किसके अध्यक्षता में? महाकश्यप के अध्यक्षता में, और उस टाइम में किंग हुआ करता था कौन? अजातशत्रु। दूसरा वैशाली में आयोजित किया गया था, अध्यक्ष थे साबाकाम्बी और काला अशोक के टाइम में हुआ था। और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में अशोक के टाइम में, और चौथा हुआ था कश्मीर में, और यहाँ पे अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष, ठीक है, और कनिष्का के टाइम में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है। चलिए तो पहला कथन हम लोग पढ़ते हैं। पहला कथन कहा जा रहा है मिस्र वासियों और मेसोपोटामिया वासियों के विपरीत हड़प्पा ने लंबे शिलालेख नहीं लिखे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जो मिस्र वासी और मेसोपोटामिया के विपरीत अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा वासियों के लंबे शिलालेख नहीं थे। हड़प्पा के शहरों में इमारतों के लिए पक्की ईंट का उपयोग किया जाता था, जबकि मिस्र की समकालीन इमारत में मुख्य रूप से सूखी ईंट का उपयोग किया जाता था। देखिए जब दोनों को हम कंपेयर किए, हम लोग जब दोनों हड़प्पा सिविलाइजेशन और जो भी है मिस्र के सिविलाइजेशन दोनों को कंपेयर किए, तो हड़प्पा के जो सिविलाइजेशन थे उसमें जो घर बना हुआ था वो पकी हुई ईंटों का घर जो घर बनाया था उसमें पकी हुई ईंट का उपयोग किया गया था। जबकि मिस्र में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सूखी हुई ईंट का प्रयोग किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान तिल और सरसों उगाए जाते थे। तो ये भी है, सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग को तिल और सरसों उगाने के भी साक्ष्य मिले हैं। चौथा स्टेटमेंट है हड़प्पा वासियों के विपरीत मेसोपोटामिया के लोगों ने बड़े पैमाने पर हाथियों को पालतू बनाया। देखिए ये स्टेटमेंट जो है क्या है? गलत है। ये हाथी का जो पालतू बनाने वाले थे वो कौन थे? हड़प्पा वासी ही थे। ये जो है हाथी ऊँट ये सब जो पाया जाता था वो हड़प्पा के साइड में ही पाया जाता था। मेसोपोटामिया के लोग ये सब पालतू नहीं बनाते थे, या ये समझिए कि उधर होते ही नहीं थे ये लोग, ठीक है, मतलब ये हाथी वगैरह। तो हड़प्पा वासी की अगर हम लोग बात करें तो हाथी से अच्छी तरह से ये परिचित थे, गेंडे से भी अच्छी तरह परिचित थे। लेकिन अगर हम लोग यही बात करें मेसोपोटामिया के और सुमेरियन शहर में लगभग वो नहीं के बराबर पाया जाता था या था ही नहीं, ठीक है। तो गुजरात में हड़प्पा वासियों ने चावल का उत्पादन किया था, ठीक है। कौन सा साइट है जहाँ पर चावल उपजाने का साक्ष्य मिला है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। हाथी को पालतू बनाने वाले जो थे वो हड़प्पन के लोग ही थे, ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग नहीं थे, मतलब वहाँ पे पालतू नहीं बनाया गया था हाथियों को। तो सही आंसर कौन सा हो गया? डी। मतलब हम लोग को गलत चूज करना था, इस हिसाब से सही आंसर हो गया कौन सा? डी। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, और यहाँ पे पूछा जा रहा है प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत के बारे में बात करती है? तो देखिए इसमें तीनों पुस्तक जो है भारत के बारे में बात करता है। तो सही आंसर हो गया 1, 2, 3। एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस और टॉमली का भूगोल और प्लिनीज नेचुरलिस हिस्टोरिया, ये तीनों बुक जो है ये भारत के बारे में इसमें जानकारी मिलता है। और इसका अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ग्रीक भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीन भूगोल को जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो एक महत्वपूर्ण सोर्स ये भी माना जाता है जिसमें हम लोग को भारत का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा सही आंसर हो गया 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है वर्धमान महावीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चूज करना है। तो देखिए इसको पढ़िएगा तो आप लोग को शायद पता चल जाए। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, बिल्कुल सही। गलत चूज करना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास एक गांव है जिसका नाम है कुंडाग्राम, वहाँ हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। उनके पिता सिद्धार्थ लिच्छवी वंश के मुखिया थे। देखिए अब यहाँ पे आप फंसिएगा, क्या वो लिच्छवी वंश के मुखिया थे? तो नहीं, लिच्छवी वंश के मुखिया नहीं थे, ज्ञानत्रिक वंश के मुखिया थे। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया? गलत हो गया। तो इसका सही आंसर 3 हो गया, ठीक है, ये गलत है, सी नंबर। अब देखिए डी नंबर कह रहा है उसकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में आधुनिक राजगीर के निकट पावापुरी में हुआ था, बिल्कुल सही, जहाँ पर जल मंदिर का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो 6 नंबर का सही आंसर हो गया सी, जो कि एक स्टेटमेंट गलत है लेकिन आंसर यही है क्योंकि हम लोग को गलत चूज करना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है 4 मुख वाला चतुर्मुख मंदिर किस जैन तीर्थकर को समर्पित है?
तो देखिए ये 4 मुख वाला जो है चतुर्मुख मंदिर जो एक जैन तीर्थकर को समर्पित है, ये बेसिकली है कहाँ, रतनपुर जैन मंदिर जो कि राजस्थान में है। और ये जो है ऋषभनाथ को समर्पित है, ऋषभनाथ को समर्पित है। तो सही आंसर हो गया 7 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कौटिल्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत है स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट चूज करना है। वह तक्षशिला के शिक्षक और विद्वान थे, बिल्कुल सही। तक्षशिला में वो पढ़े भी थे और वहाँ पे प्रोफेसर भी थे, मतलब पढ़ाए भी थे। तो ये कथन क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन है विष्णुगुप्त और चाणक्य 2 और नाम है इनके, बिल्कुल सही। कौटिल्य के 2 और नाम से हम लोग जानते हैं, विष्णुगुप्त और चाणक्य नाम। ये भी किसका है, कौटिल्य की है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है उन्हें अक्सर इंडियन मैकियावेलियन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। इन चाणक्यों का दूसरा नाम मतलब जिस नाम से जाना जाता है वो क्या है, तो इंडियन मैकियावेलियन के नाम से भी हम लोग जानते हैं चाणक्य को। तो आपका सी भी सही है। अब डी नंबर देखिए क्या कहा जा रहा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र गुप्त साम्राज्य के विदेशी मामला, प्रशासन, सैन्य कला, युद्ध और धर्म के बारे में उचित विचार देता है। तो देखिए यहाँ पे गुप्त कला मेंशन है, तो गुप्त कला तो बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि ये क्या था, मौर्य पीरियड में थे। तो सही आंसर जो हो गया आपका डी हो गया, जो कि स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है प्राचीन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक मृच्छकटिक किसने लिखी। तो देखिए प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय पुस्तक जो है मृच्छकटिक लिखा गया है, ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये 10 अंकों का एक संस्कृत नाटक है जिसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। एक अमीर व्यापारी और एक वेश्या की बेटी का लव स्टोरी से संबंधित ये किताब है। यह पुस्तक गुप्त काल के दौरान जो है और इसके अलावा जो गुप्त काल में परिवर्तन हुआ था उसके बारे में भी जानकारी देता है ये। और ये इस बुक किताब से हम लोग को ये भी जानकारी मिलता है कि उस टाइम में उज्जैन में क्षुद्र अधिकारी के बारे में कुछ जानकारी देता है। मतलब ये होता है कि उज्जैन में उस टाइम में क्षुद्र भी रहा करते थे। तो याद रखिएगा प्राचीन भारत की प्रसिद्ध पुस्तकें मृच्छकटिक जो लिखा था ये लिखा गया था शूद्रक के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 9 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर ये सीरीज़ आप लोग को अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, तब इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, सारे टेस्ट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा या जो डाउटफुल लगेगा उसको लाके यहाँ हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आयुर्वेद का सबसे पुराना संहिताबद्ध दस्तावेज कौन सा है। तो देखिए आयुर्वेद का सबसे पहला संहिताबद्ध दस्तावेज चरक संहिता को माना जाता है। तो 10 का सही आंसर हो गया बी, चरक संहिता। चरक संहिता जो है आंतरिक चिकित्सा से संबंधित एक पुस्तक है, ठीक है। आयुर्वेद की उत्पत्ति वैदिक युग से ही हुई थी। तो याद रखिएगा आयुर्वेद का सबसे पुराना संहिताबद्ध दस्तावेज कौन सा है, यह है चरक संहिता। क्लियर है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो हमको कमेंट करिएगा, तो इसका इंग्लिश मीडियम में भी हम लोग लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।